बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको B2 चैनल पे खुश आमदीद। मेरी ये वाली वीडियो डिमेंशिया के बारे में तफसीली वीडियो है। डिमेंशिया बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है जिसमें आपकी याददाश्त और आपकी सोच और आपकी जो सोशल एबिलिटीज़ इतनी मुतासर हो जाएं कि जो आपकी डेली लाइफ पे असरअंदाज होना शुरू हो जाएं, तो उसको हम डिमेंशिया कहते हैं। यह डिमेंशिया एक कोई अलग से स्पेसिफिक इलनेस नहीं है, लेकिन यह कि बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो डिमेंशिया का बायस बनती हैं, जो मैं आगे चल के बताऊँगा। आमतौर पर डिमेंशिया आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, यानी मेमोरी लॉस हो जाता है। लेकिन यह कि मेमोरी लॉस की और बहुत सारी रीज़न भी हो सकती हैं डिमेंशिया के अलावा। और फिर यह भी है कि अगर सिर्फ मतलब मेमोरी लॉस हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाजमी वो डिमेंशिया की वजह से है। हाल लेकिन यह कि ये आम तौर पे जो डिमेंशिया का जो एक अर्ली साइन है, ठीक है। अच्छा, अल्जाइमर डिजीज जो है वो एक बहुत कॉमनेस्ट काज कह लें जो ओल्डर अडल्ट्स में जो मतलब प्रोग्रेसिव डिमेंशिया की। लेकिन यह कि डिमेंशिया की और बहुत सारी रीज़न है जो मैं एक एक करके आगे डिस्कस करूँगा। और फिर यह कि डिपेंड करता है कि क्या कॉज है। तो इसमें से कुछ जो डिमेंशिया की जो सिम्टम्स हैं वो रिवर्सिबल भी हैं, यानी कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से अगर डिमेंशिया हो तो वो ठीक भी हो सकती हैं। इससे पहले मैंने इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी इसी चैनल पर, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज भी इसके बारे में मैं तफसील से बात करूँगा और ये वीडियो लंबी भी हो सकती है क्योंकि ये डिमेंशिया एक बहुत बड़ा वसी टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि दरिया को कूदे में बंद करूँ। एनीवे, पहले तो इसकी अलामात यानी सिम्टम मैं बताता हूँ। तो इसकी जो डिमेंशिया की सिम्टम है वो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, लेकिन जो कॉमन मतलब मजमूई तौर पे जो साइन सिम्टम होती हैं ना उसमें यह कि पहले तो आप ये कि नोट करें कि कॉग्निटिव चेंजेस होती हैं। कॉग्निटिव चेंजेस में ये है कि आपका जो मेमोरी लॉस होता है, हो सकता है जो आमतौर पे कोई दूसरा बंदा नोट करता है, आपका फैमिली मेम्बर नोट करता है, और मतलब ये कि आपकी याददाश्त कमज़ोर हो गई है। फिर यह कि आप दूसरों से बात करने में और अल्फाज को ढूंढने में मतलब आपको मुश्किल हो सकती है। और फिर यह कि आपको जो ना आपकी जो देखने की और स्पेशल एबिलिटी जो है ना वो मुतासर हो सकती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई ड्राइविंग करके जा रहे हैं तो आप हो सकता है वो जिस जगह पे जा रहे हैं वो जगह ही भूल जाएं, ठीक है। और फिर ये कि आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो और फिर जो किसी से रीजनिंग करने की जो है ना वो आप किसी बात पर रीजनिंग करने की वो आपको मुश्किल पेश आ सकती है। इसी तरह जो भी कोई पेचीदा इश्यूज़ आपकी ज़िंदगी में आते हैं या कोई कॉम्प्लेक्स और किस्म की मिसाल के तौर पे प्रॉब्लम्स हैं तो उसको आप हैंडल करने में आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। फिर यह कि कोई चीज़ प्लान करने में, ऑर्गेनाइज करने में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। फिर यह कि आपकी अपनी कोऑर्डिनेशन मुतासर हो सकती है और आपकी जो मोटर फंक्शन जो आपके एक तरह की काम करने की जो मतलब एक्टिव जो मतलब आप जब कोई एक्शन करते हैं वो मुतासर हो सकते हैं। इसके अलावा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और आप डिसोरिएंटेशन भी हो सकती है आपकी इसमें। अच्छा, फिर इसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस ज़ाहिर आ सकती हैं क्योंकि ज़ाहिर दिमाग पे असर होता है, तो उसमें पर्सनैलिटी चेंज आ सकती है जिसमें फिर डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, फिर आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है, ठीक है। एजिटेशन हो सकती है, पैरानोया हो सकता है, फिर इसके अलावा हेलुसिनेशंस हो सकती हैं। अच्छा, तो इस तरह का अगर कोई आप को इस तरह की सिम्टम लगी हैं या आपके जो घर में किसी बंदे को आप नोटिस करें कि इस तरह की कोई सिम्टम है तो ज़रूर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब मैं इसकी कॉजेज़ बता देता हूँ कि क्या मतलब रीज़न क्या है। तो डिमेंशिया जो बेसिकली यानी कि आपकी जो हो जो नर्व सेल्स हैं, मतलब जो बेसिकली नर्व सेल्स जो आपके जो ब्रेन में जिनको हम वो न्यूरॉन्स कहते हैं, उनमें डिस्टर्बेंस या उनका डैमेज या फिर लॉस हो सकता है। और ज़ाहिर है वो जब लॉस होगा तो आपकी जो ब्रेन के जो आपस में न्यूरॉन्स का जो सेलुलर कनेक्शन है वो डिस्टर्ब हो सकता है, हो जाएगा। तो फिर ज़ाहिर है ये सारी सिम्टम्स साइन होते हैं। फिर यह कि डिपेंड करता है कि आपका ब्रेन का कौन सा एरिया डैमेज है। तो उस पर फिर जो एरिया ज़्यादा डैमेज होगा तो फिर बंदे को साइन सिम्टम भी उसी हिसाब से जो है ना वो ज़ाहिर होते हैं। और इसमें यह कि जो आपकी जो डिमेंशियास को हम जो उसमें एक तरह के जो आपकी जो डैमेज होता है ना, मिसाल के तौर पे आपकी जो 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 प्रोटीन्स और प्रोटीन डिपॉजिट्स होते हैं ब्रेन में, मतलब जो मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये इसका मैकेनिज्म क्या होता है,
उसके उसके हिसाब से हम डिमेंशिया को जो है ना ग्रुप करते हैं, ठीक है। और फिर यह कि इसके हिसाब से भी डिमेंशियाज को हम मतलब जब मैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ कि उसमें कि ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है। कुछ बीमारियां जो है वो डिमेंशियाज की तरह होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी मेडिसिन से आपको रिएक्शन है या फिर विटामिन की डेफिशिएंसीज हैं तो वो भी डिमेंशिया की तरह सिम्टम कॉज कर सकती हैं। लेकिन यह कि उसकी फिर यह है कि अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो वो डिमेंशिया ठीक हो सकता है। तो पहले जो मैंने जो बताया ना कि डिमेंशियाज की जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें कॉमन है। तो पहले तो मैं आपको एक क्लासिफिकेशन जिसमें प्रोग्रेसिव डिमेंशियाज आते हैं वो उसकी वो मैं आपको बताता हूँ। तो प्रोग्रेसिव का मतलब है कि जो आगे बढ़ती जाती है बीमारी, जो रिवर्स नहीं हो सकती। तो इस प्रोग्रेसिव डिमेंशिया में सबसे पहले जो कॉमनेस्ट जो डिमेंशिया की रीज़न है वो है अल्जाइमर डिजीज़, जो सबसे कॉमन कॉज है। वैसे तो ये कि अल्जाइमर डिजीज़ की कॉजेज सारी सारी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन यह कि कुछ जो है ना परसेंटेज में लोगों में ये देखा गया है कि 3 जीन्स इफेक्ट होते हैं जिसमें वो आप मतलब आपके पेरेंट्स से वो जो है ना वो ट्रांसफ़र मतलब जेनेटिक मतलब एक तरह का इंसिडेंस होता है। उसमें कई जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक जो ख़ास जीन है जिसको हम एपोलिपोप्रोटीन E4 कहते हैं, वो जो है उसका वो हो तो वो रिस्क अल्जाइमर डिजीज़ का ज़्यादा होता है। तो अल्जाइमर डिजीज़ के जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर जो उनके दिमाग में प्लाक्स बन जाते हैं और फिर टैंगल्स बनते हैं। प्लाक्स बेसिकली क्लम्प्स होते हैं प्रोटीन के, जिनको हम बीटा एमाइलॉइड कहते हैं। और जो टैंगल्स होते हैं ना वो जो ना वो बेसिकली वो भी जो ना एक तरह का प्रोटीन होता है जिसको हम टाउ प्रोटीन कहते हैं। तो उसकी वजह से ये फाइब्रस टैंगल बनते हैं। तो ये जो बेसिकली ये जो प्लाक्स और जो टैंगल्स है ना वो आपके जो ना जब वो इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर वो जो हेल्दी सेल्स होते हैं ना, मतलब हेल्दी न्यूरॉन्स होती हैं ना, और उनके साथ जो फाइबर कनेक्ट करते हैं उनको डैमेज करते हैं। तो वैसे अल्जाइमर डिजीज़ जो है ना इसके बारे में मैंने एक तफसीली वीडियो अपलोड की हुई है, वो आप देख सकते हैं, बहुत मालूमाती वीडियो है। अच्छा, फिर और एक और प्रोग्रेसिव डिमेंशिया में रीज़न आती है जिसको आप कहते हैं वेस्कुलर डिमेंशिया। ये जो है ना ये डिमेंशिया तब होता है कि जब आपकी जो है ना जो ब्लड वेसल हैं जो दिमाग की जो खून की सप्लाई करती है उसमें अगर डैमेज हो जाए तो इसमें यह कि ब्लड वेसल का डैमेज वैसे जो है ना स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक भी काज कर सकता है, जो मतलब जो है ब्रेन का ये जो आम लफ्ज़ों में कहते हैं फाले जो होते हैं। लेकिन यह कि उसमें फिर ये जो वेस्कुलर डिमेंशिया जो है ना अगर हो तो इसकी वजह से ये जो है ना मतलब ये मतलब आपकी जो ना मेमोरी में डिफ़िकल्टी और प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो ना स्लोड थिंकिंग और जो ना आपका फोकस का लॉस और जो डिसऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। और इसमें वेस्कुलर डिमेंशिया में मेमोरी लॉस से ज़्यादा ये वाली जो सिम्टम मैंने बताई ये होती हैं। अच्छा, फिर एक और प्रोग्रेसिव डिमेंशिया है जिसको कहते हैं लीवी बॉडी डिमेंशिया। लीवी बॉडी डिमेंशिया बेसिकली ये ना कि वो जो एक तरह के एबनॉर्मल बलून की तरह जो है क्लम्प्स होते हैं प्रोटीन के, जो आपकी जो मतलब जो है ना लीवी बॉडी डिमेंशिया में आप दिमाग में मतलब जो है जिन लोगों को होता है उनमें पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा लीवी बॉडीज़ जो है ना वो अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़ में भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रोग्रेसिव डिमेंशिया की भी एक मतलब जो है काफ़ी कॉमन रीज़न है। तो इसमें यह है कि जो इसकी जो पेशेंट्स होते हैं उसमें उन पेशेंट्स को जो है ना वो विजुअल हलूसिनेशन हो सकती हैं, और जो है ना ऐसी चीज़ें वो देखते हैं कि वो जो वैसे वो सामने नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा उनकी जो मूवमेंट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होती, ट्रेमर्स हो सकते हैं, रिजिडिटी हो सकती है जैसे पार्किंसनिज्म में होती है। अच्छा, फिर ये कि एक और प्रोग्रेसिव डिमेंशिया की टाइप होती है जिसको हम कहते हैं फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया। ये बेसिकली ये है कि आपके जो नर्व सेल उसमें ब्रेक डाउन हो जाते हैं और आपकी जो फ्रंटल जो जो दिमाग का जो सामने वाला हिस्सा है ना, जो साइड वाला जो सामने वाला को फ्रंटल कहते हैं, साइड पे जो होता है टेम्पोरल उसको कहते हैं जो दिमाग के जो ब्रेन मतलब दिमाग के जो लोब्स आते हैं। तो उसको जो है ना उसमें अगर ये फ्रंटल जो लोब्स हैं दिमाग के और टेम्पोरल लोब्स पे असर हो तो ये वाला जो फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया हो सकता है।
जिसकी वजह से आपकी पर्सनालिटी और बिहेवियर और फिर आपकी लैंग्वेज मुतासर हो सकती है। तो उसमें ज़ाहिर है थिंकिंग का, जजमेंट का और लैंग्वेज और मूवमेंट की जो है ना वो सारी वो प्रॉब्लम आ सकती हैं। फिर इसके अलावा कुछ लोगों में मिक्स टाइप का डिमेंशिया होता है, जिसमें मतलब कुछ जो जो 80+ लोग होते हैं जिनकी अगर टॉपसी स्टडीज़ कुछ की गई हैं तो उसमें यह कि उसमें पता चला है कि बहुत सारी कॉजेज़ एक तरह का मजमूआ है डिमेंशिया का, जिसमें अल्जाइमर डिजीज़ है, वेस्कुलर डिमेंशिया है, लीवी बॉडी डिमेंशिया, मतलब वो तीनों की जो है चीज़ें मतलब एक साथ पाई जा सकती हैं। अच्छा, फिर ये तो मैंने प्रोग्रेसिव डिमेंशिया बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ और डिसऑर्डर होते हैं जो डिमेंशिया के साथ जिनका लिंक होता है, जिसमें एक हंटिंगटन डिजीज़ आ जाती है, जिसमें यह कि वो बेसिकली जेनेटिक म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से ना कुछ नर्व सेल्स जो है ना आपके जो दिमाग में और स्पाइनल कार्ड में जो वो ज़ाया हो जाते हैं। इसके जो साइन एंड सिम्टम है, यानी कि आपकी जो थिंकिंग में जो है ना मतलब वो बहुत बुरी तरह उसमें मुतासर होती है, और आमतौर पे ये यंग एज में मतलब 30 to 40 की एज में ये बीमारी ज़ाहिर होती है। फिर यह कि अगर किसी बंदे को ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए, मतलब मिसाल के तौर पे एक बंदे को बार बार को सर पे चोटें हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो खिलाड़ी होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, फुटबॉल प्लेयर होते हैं, या फिर जो आर्मी के जो लोग हैं, सोल्जर्स वगैरह, ठीक है। तो अगर उन पे सर पे बार बार चोट आ जाए तो ये ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी की वजह से भी ये ना एक वो डिमेंशिया की रीज़न हमारा ये हो सकती है। फिर यह कि डिपेंड करता है कि दिमाग का कौन सा हिस्सा मुतासर है, तो उसके हिसाब से वो साइन सिम्टम होते हैं इस ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के, जिसमें डिप्रेशन हो सकता है, मेमोरी लॉस हो सकता है, आपकी स्पीच में डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसके अलावा ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जो TBI है उसकी वजह से पार्किंसनिज्म भी हो सकता है। पार्किंसनिज्म की भी एक चैनल पे, मतलब जो है मेरे ही चैनल पे जो है एक बड़ी अच्छी वीडियो है, मालूमाती वीडियो है, जो राशा की बीमारी शायद उसको उर्दू में कहते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर जो है ना एक CJB क्रूजफेल्ड जैकोब डिजीज़ जो है ना वो एक बीमारी होती है बड़ा ही रेयर किस्म की, जिसमें इसमें यह कि कुछ इन्फेक्शंस प्रोटीन डिपॉजिट हो जाते हैं, जिनको हम प्रायंस को कहते हैं, ठीक है। तो उसमें यह है ना कि ये आमतौर पे 60+ लोगों में ज़ाहिर होती है। इसमें यह ना कि ये इनहेरिटेड भी हो सकती है, और फिर ये कि अगर इसमें किसी को डिजीज़ ब्रेन का या नर्वस सिस्टम के टिश्यू से आपका एक्सपोजर हो, ठीक है, मिसाल के तौर पे कॉर्निया ट्रांसप्लांट के ज़रिए में उसमें, तो ये जो है ना ये आपको बीमारी हो सकती है। वैसे बहुत रेयर है। इसके अलावा फिर पार्किंसन डिजीज़ है। बहुत सारे लोग जो है ना पार्किंसन डिजीज़ के इवेंचुअली जो है ना मतलब पार्किंसन डिजीज़ की वजह से डिमेंशिया में चले जा सकते हैं। फिर इसके अलावा जो है डिमेंशिया की तरह कंडीशन है, अभी मैं कुछ ऐसी कंडीशन बताने जा रहा हूँ जो रिवर्स हो जाती है, मतलब जिनकी ट्रीटमेंट जो है ना मतलब वो है वो अगर सही तरह ट्रीटमेंट की जाए तो वो ठीक हो सकती हैं, जिसमें फिर इन्फेक्शियस इम्यून डिसऑर्डर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा बुखार की वजह से भी ये डिमेंशिया की सिम्टम हो सकती हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ना वो जो है ना, या फिर कुछ इम्यून सिस्टम की प्रॉब्लम जो है ना वो आपके अगर नर्व सेल पे अटैक करें तो डिमेंशिया हो सकता है। फिर इसके अलावा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, एंडोक्राइन प्रॉब्लम है। मिसाल के तौर पे अगर कुछ लोगों को थायराइड प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर लो है, ठीक है, ये अगर आपका बॉडी में सोडियम की कमी है या ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जाती है, इसी तरह कैल्शियम की कमी या जाती, या फिर ये ना कि आपकी जो कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, जो विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं होता, तो उसकी वजह से आपकी डिमेंशिया की तरह उसमें सिम्टम हो सकती हैं और पर्सनैलिटी चेंज आ सकती हैं। फिर इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, जिसमें जो है ना जिन लोगों को जो ज़्यादा लिक्विड नहीं पीते, मतलब डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, या फिर विटामिन B1 थायमीन मतलब जो है उसकी कमी हो, जिन मैं मिसाल के तौर पे जो क्रॉनिक अल्कोहलिक्स होते हैं उनमें ज़्यादा ये विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ लोग जो विटामिन B6 B12 के डाइट में डेफिशिएंसी हो तो उसमें डिमेंशिया लाइक सिम्टम हो सकती हैं। फिर इसी तरह कॉपर और एक जो होता है सब्सटेंस, और विटामिन E भी बॉडी को चाहिए होता है, उसकी डेफिशिएंसी के डिमेंशिया की तरह सिम्टम हो सकती हैं। इसके अलावा कुछ मेडिकेशन के साइड इफेक्ट की वजह से डिमेंशिया हो सकता है, उसमें बहुत सारी मेडिसिन वो आ सकती हैं। इसके अलावा एक कंडीशन होती है सबड्यूरल हीमाटोमा, उसमें यह कि आपकी जो ब्रेन की जो
सरफेस से और जो ऊपर जो ब्रेन की कवरिंग होती हैं उसके दरमियान जो अगर थोड़ी कोई ब्लीडिंग हो जाए, आमतौर पे ये बड़ी उम्र के लोगों को ज़्यादा होती है, कोई मतलब उनको कोई चोट आई है उनको पता ही नहीं चला, तो उसमें डिमेंशिया की तरह सिम्टम्स होती हैं। इसके अलावा फिर ब्रेन ट्यूमर की जो है ना वो अगर किसी को, तो वो भी डिमेंशिया की सिम्टम में मतलब मुबतला होता है। फिर नॉर्मल प्रेशर एक कार्डियोकाइफेसिस कंडीशन है जिसमें यह कि जो आपके ब्रेन के अंदर जो स्पेसेस होती हैं, जो वेंट्रिकल जिनको हम कहते हैं, वो बढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको मेमोरी लॉस हो सकता है, वॉकिंग प्रॉब्लम और यूरिनरी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ अगर इसके रिस्क फैक्टर क्या होता है। रिस्क फैक्टर का मतलब यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ें या फैक्टर हैं कि जो मतलब डिमेंशिया की रीज़न बढ़ा सकती हैं। तो उसमें उसमें फिर रिस्क फैक्टर ऐसे भी हैं जो इनको हम चेंज नहीं कर सकते, और कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जो है ना जो रिस्क फैक्टर मैं अभी बता रहा हूँ कि जो चेंज नहीं कर सकते, एज, अब एज बंदे की चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि एज अगर जितनी ज़्यादा एज हो तो उसमें डिमेंशिया का चांस बढ़ जाता है। इसी तरह फिर फैमिली हिस्ट्री, फैमिली को ज़रा आप वो नहीं चेंज करते, फैमिली हिस्ट्री में जो है ना वो डिमेंशिया की वो रीज़न हो सकती है, मतलब फैमिली में, ठीक है। फिर डाउन सिंड्रोम जो है वो उसकी वजह से हो सकता है इसके। अच्छा, फिर अब मैं रिस्क फैक्टर जो मैं बताने लगा हूँ वो जो चेंज आप कर सकते हैं उसमें यह कि अगर आपकी डाइट जो है ना वो ज़्यादा फैट वाली है, ठीक है, या आप एक्सरसाइज नहीं करते, उसमें मतलब ये है कि आप एक्सरसाइज भी नहीं करते और अनहेल्दी डाइट लेते हैं, तो वो जो है वो उन लोगों में ज़्यादा रिस्क होता है डिमेंशिया का। तो फिर इस तरह की जो मेडिटेरेनियन स्टाइल जो डाइट है जिसमें फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन और नट्स और सीड्स आते हैं, वो उन लोगों को इसका रिस्क कम होता है। फिर यह कि जो लोग बहुत ज़्यादा शराबी होते हैं, एक्सेसिव अल्कोहलिक्स, वो उनको हो सकते हैं। फिर यह कि कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर होते हैं, मतलब जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है या हाई कोलेस्ट्रॉल, जो ना जिनकी बीमारी, उनको मतलब मोटापा हो तो उनको भी ज़्यादा होता है। फिर यह कि लेट लाइट जो डिप्रेशन, वैसे तो कोई इसकी पूरी तरह नहीं वो मतलब अंडरस्टूड नहीं है इसकी रीज़न, लेकिन ये जो लेट एज में डिप्रेशन जिसको हो तो वो पे डिमेंशिया का रिस्क बढ़ा सकता है। फिर ये कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा जो पूरी कंट्रोल हो। इसके अलावा जो लोग सिगरेट पीते हैं, फिर एयर पोल्यूशन हो, मिसाल के तौर पे आपके जो एयर जो ट्रैफिक के एग्जॉस्ट जो फ्यूम होते हैं बर्निंग वुड से, तो वो उसमें ज़्यादा रिस्क हो सकता है। फिर किसी को हेड ट्रामा की हिस्ट्री हो, ठीक है, तो उसको ज़ाहिर अल्जाइमर डिजीज़ का रिस्क हो सकता है। अल्जाइमर डिजीज़ जो है ना वो डिमेंशिया की एक बहुत कॉमन रीज़न है। फिर इसके अलावा जो लोग जिनकी स्लीप डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, उनको हाई रिस्क है। फिर वाइटामिन की डिफिशिएंसी, मिसाल के तौर पे विटामिन डी की अगर कमी हो, विटामिन B6, विटामिन B12 जो है ना, और फोलेट की जो कमी से भी डिमेंशिया का रिस्क बढ़ जाता है। फिर ये कि कुछ मेडिकेशन आती हैं जो आपकी मेमोरी को ख़राब कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे जो ओवर द काउंटर जो स्लीप एड्स मिलती हैं जिसमें डाइफेनहाइड्रामीन होता है, जैसे जैसे एडविल की वो आती है, अलीव होती है, अलीव PM या एडविल PM की जो टैबलेट्स आती हैं, ठीक है, या कुछ मेडिकेशन है जो आपकी यूरिनरी अर्जेंसी को ट्रीट करने वाली ऑक्सीब्यूटेनिन, तो ये जो है ना आपको ये वाली जो मेडिसिन है ये मतलब इसका एक तरह का रिस्क फैक्टर है। मैं यानी कि मेमोरी की डिस्टर्बेंस काज करती हैं। अब मैं आपको कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ। तो उसमें यह कि आपके जो बहुत सारे बॉडी सिस्टम को डिमेंशिया अफेक्ट कर सकता है। पुअर न्यूट्रिशन हो सकती है, क्योंकि जो ना वो अगर डिमेंशिया हो तो कुछ लोग बहुत कम खाते हैं या बिल्कुल ईटिंग स्टॉप कर सकते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट इनटेक उनकी ज़्यादा कम हो जाएगी, तो फिर उसकी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। इसके अलावा जो ना अगर डिमेंशिया वाले पेशेंट को अगर स्वेलोइंग का डिफ़िकल्टी हो जाए, जिसमें फिर चोकिंग का रिस्क बढ़ सकता है, और फिर लंग एस्पिरेशन मतलब की वजह से निमोनिया हो सकता है। फिर यह कि जो उनको अपनी जो सेल्फ केयर के टास्क होते हैं, जैसे बाथ लेना, ड्रेसिंग, ब्रशिंग एयर जो है ना, और उनमें मुश्किल पेश आ सकती है। पर पर्सनल सेफ्टी के चैलेंजेस आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ड्राइविंग के दौरान उनको मसला हो सकता है, कुकिंग या फिर वॉकिंग, या अगर वो अकेले रहते हैं उनमें मसला होता है, ठीक है। फिर लेट स्टेजेस में डिमेंशिया जो है ना वो कोमा काज कर सकता है, ख़ास तौर पे वो जो कोई इन्फेक्शन की वजह से, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। अब मैं इसके प्रिवेंटिव मेजर बताता हूँ। प्रिवेंटिव ऐसा है कि इसका कोई श्योर वे नहीं है, लेकिन यह कि कुछ अगर स्टेप्स ले लें तो उसमें आप उसमें वो जो है ना इसका डिमेंशिया का रिस्क कम कर सकते हैं। एक तो ये है कि आप अपने माइंड को एक्टिव रखें,
मिसाल के तौर पे जो स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, जो लोग मतलब ज़्यादा जिनको रीडिंग का शौक़ होता है, पजल सॉल्विंग या फिर वर्ड गेम्स की प्लेइंग या फिर मेमोरी ट्रेनिंग जो होती है, वो जो है ना वो उसमें आंसर डिमेंशिया का आंसर डिले हो सकता है। ठीक है। फिर यह कि जो लोग फिज़िकली और सोशली एक्टिव हैं, जो है अक्सर मैं अपनी वीडियो में एक्सरसाइज का बताता हूँ, मतलब तकरीबन कम से कम अगर 150 मिनट पर वीक एक्सरसाइज करते हैं तो वो जो है वो आपकी फ़िज़िकली जो है ना एक तरह की एक्टिविटी हो जाती है। फिर सोशल अगर आपकी इंटरेक्शन अच्छी है तो वो जो है ना वो भी ये एक तरह का वो अच्छी बात है, आपके ये डिमेंशिया के चांसेस कम हो सकते हैं। फिर जो लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं वो अगर अपनी सिगरेट को स्मोकिंग ख़त्म कर दें। इसके अलावा फिर ये कि जो डाइट उनकी अगर ठीक है, मतलब जो है ना मिसाल के तौर पे कुछ लोगों को अगर विटामिन डेफिशिएंसी डी की डेफिशिएंसी हो तो वो जो है ना अल्जाइमर डिजीज़ का रिस्क और दूसरे किसी डिमेंशिया का रिस्क बढ़ सकता है। तो ज़ाहिर है फिर ऐसी खुराक लें जिसमें विटामिन डी सही तरह शामिल हो, तो उसके वो आपकी इस कमी को पूरी कर सकता है। इसी तरह फिर बी कम्प्लेक्स विटामिन और विटामिन सी भी आपकी अगर वो डाइट में ठीक नहीं है, वो सही कर लें तो ठीक, मतलब जो है ना आपकी एक तरह की प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है। फिर जो भी बीमारियां आपके हार्ट के लिए बुरी हैं, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ है ना, वो अगर उन पे कंट्रोल अच्छा है तो वो आपका डिमेंशिया का रिस्क कम हो सकता है। फिर ये है कि आपको कोई और हेल्थ कंडीशन हो, डिप्रेशन, एंजाइटी हो तो उसको ट्रीट करना चाहिए। ठीक है। फिर आपकी अपनी डाइट जो है ना हेल्दी रखें, ख़ासतौर पे जो जो लोग मेडिटेरेनियन डाइट खाते हैं जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल और होल ग्रेन और ओमेगा 3 फैटी एसिड शामिल होते हैं, जो मतलब आप कुछ तरह की फिश और नट्स में होते हैं, तो वो एक तरह ये समझ लें कि मेडिटेरेनियन डाइट ओवरऑल अच्छी है डिमेंशिया के रिस्क को कम करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है फिर ये हार्ट की बीमारियों का भी रिस्क कम कर सकती है। इसके अलावा फिर अच्छी आप नींद भी लें। ठीक है। गुड स्लीप, अपनी हाइजीन मेंटेन करें तो ये भी आपके लिए वो अच्छा है। इसके अलावा फिर यह कि कुछ अगर हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम हो तो उसकी अर्ली ट्रीटमेंट करवा लेनी चाहिए, तो वो इससे रिस्क कम हो सकता है डिमेंशिया का। अब आ जाते हैं डिमेंशिया का डायग्नोसिस। ठीक है। इसका डायग्नोसिस कभी कभी बहुत चैलेंजेस हो सकता है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है जब डायग्नोज हम पेशेंट हमारे पास आते हैं तो हम उनकी प्रॉपर वो हिस्ट्री लेते हैं, फिर आपकी जो ना जो उनकी जो मेमोरी लॉस और फिर उनकी जो स्किल्स का लॉस है जो ना, और फिर ये ना कि ये हम डिटरमिन करते हैं कि वो पेशेंट की किस हद तक वो कंडीशन की सिवियरिटी है। और इसके अलावा फिर ये कि कुछ बायोमेकर भी आ गया, मिसाल के तौर पे एक बंदा अल्जाइमर डिजीज़ का वो पेशेंट हो तो उसको हम उसके कुछ टेस्ट आते हैं वो करवा सकते हैं। फिर कोग्निटिव और न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेस्ट आ सकते हैं, मतलब जो है मेमोरी, थिंकिंग स्किल्स जो है ना, मिसाल के तौर पे मेमोरी, ओरिएंटेशन और रीजनिंग और जजमेंट जिसमें मेजर हो सकती हैं। इसके अलावा फिर न्यूरोलॉजिकल एवेल्यूएशन हो सकती है, मतलब ब्रेन स्कैन करवा सकते हैं, CT MRI, पेट स्कैन करवा सकते हैं। पेट स्कैन जो है काफ़ी जो ना जो उसमें जो मतलब मिसाल के तौर पे अल्जाइमर डिजीज़ में जो मैंने शुरू में बताया एमिलाइड और टाउ प्रोटीन होते हैं, वो एक तरह का उनमें उनके डिपॉजिट्स वो उनका चेक किया जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा फिर अगर कोई विटामिन की डेफिशिएंसी जैसे विटामिन B12 जो है ना, या फिर थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़ाहिर उनके लिए लैब टेस्ट करवा सकते हैं, साइकेट्रिक फिर एवेल्यूएशन करा सकते हैं पेशेंट की। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। तो उसमें कुछ तो डिमेंशिया जो है ना उनके वो क्योर नहीं हो सकते पूरी तरह, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो अल्जाइमर डिजीज़ की वीडियो बनाई थी उसके बारे में बताया था कि उसका 100% कोई क्योर नहीं है, लेकिन उसकी प्रोग्रेशन स्लो की जा सकती है सिम्टम्स की। तो इसमें पे जो मेडिकेशन हम यूज़ करते हैं डिमेंशिया की ओवरऑल, मतलब जनरल में बात कर रहा हूँ, उसमें यह कि इसमें भी तकरीबन जो अल्जाइमर डिजीज़ वाली ट्रीटमेंट है, जैसे कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स हम दे सकते हैं, जिसमें मतलब ड्रग आती हैं डोनाडिपेर जो है ना, रिवर्स्टिगमीन आती है, ग्लेंटामीन आती है। ठीक है। वो बेसिकली जो आप जो केमिकल मैसेंजर इन्वॉल्व होता है आपकी मेमोरी और जजमेंट में, उसको जो है ना उसका लेवल बूस्ट करती हैं ये वाली ड्रग्स। वैसे तो ये जो ड्रग्स अल्जाइमर डिजीज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, लेकिन और टाइप की डिमेंशिया के लिए भी ये इस्तेमाल हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे वेस्कुलर डिमेंशिया है, पार्किंसन डिजीज़ की वजह से डिमेंशिया होता है, या लीवी बॉडी डिमेंशिया हो सकता है जिसकी वजह हमारा लीवी बॉडी डिमेंशिया जो है ना, मतलब ये सारी जो है ना ये भी
इन दवाइयों से ट्रीट की जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, फिर यह कि इसमें एक और जो ड्रग आती है मेमेंटाइन, जो मैंने उसमें वही मतलब अल्जाइमर डिजीज़ वाली वीडियो में बताई थी, वो भी ये बेसिकली आपकी एक ब्रेन के अंदर केमिकल मैसेंजर होता है ग्लूटामेट जिसको कहते हैं, उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है। जिससे आपकी जो ना लर्निंग और मेमोरी इम्प्रूव हो सकती है, और कभी कभी कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर के साथ ये दी जा सकती है। फिर यह कि अगर दायर है कोई और सिम्टम्स आ रखी हों डिप्रेशन स्लीप डिस्टर्बेंस की, तो उसके साथ और दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। फिर यह मैं कुछ यहाँ पे थेरेपीज़ का जिक्र करना चाहूँगा। उसमें यह कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी जा सकती है कि ज़ाहिर इंसान है कि उसकी जो ना जो बंदे की ज़ाहिर मेमोरी नहीं है या उस तरह की डिस्टर्बेंस है तो उसको गिरने का ख़तरा होता है, तो वो ज़ाहिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह दी जाती है। फिर आपके एनवायरनमेंट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ें आपके घर में हैं, ठीक है, जो इसमें से आपका कोई रिस्क है, ठीक है, तो उसमें हम उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में कुछ चाकू पड़े हैं, ठीक है, तो उस तरह को उनको छुपाया जा सकता है, ये मतलब जो आपकी जो सेफ्टी को थ्रेटन करें। इसी तरह फिर यह कि सिम्टम्स का मॉनिटरिंग उसमें कर सकते हैं आपके तो, ताकि कोई बंदा आप पे नज़र रख सके, ताकि यह है कि आपको ख़तरा ना हो। इसके अलावा फिर यह कि आपको जो टास्क है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। छोटे छोटे जो मुश्किल टास्क उसको हम सिंपल सिंपल स्टेप्स में कंप्लीट करने का कहते हैं। अब मैं कुछ लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडी बता देता हूँ। इसमें यह कि जो जो इन लोगों के जो मतलब डिमेंशिया के या मिसाल के तौर पर अल्जाइमर डिजीज़ के जो केयर गिवर्स हैं या जो फिर केयर पार्टनर्स हैं, उनको हम ये सजेशन देते हैं कुछ, मिसाल के तौर पे कि आप अपनी कम्युनिकेशन एनहांस करें। ठीक है। मिसाल के तौर पे आप किसी अपने घर में अपने किसी लाउड वन से बात करते हैं तो आप अपना आई कांटेक्ट मेंटेन रखें, और आप आस्ता आस्ता बोलें और सिंपल सेंटेंस यूज़ करें। ठीक है। ताकि आपको हमारा कम्युनिकेशन ईजी हो। फिर यह कि हम एक्सरसाइज का इनक्रेज करते हैं। मैंने बताया ना एक्सरसाइज का जो है ना वो बहुत रोल है। फिर यह कि आप हम कोशिश करते हैं कि आपकी सोशल एक्टिविटी जो है ना वो ठीक रहें। मिसाल के तौर पे आप गार्डनिंग का शौक़ है, कुकिंग या पेंटिंग या सिंगिंग वगैरह, ठीक है, और ऐसी जो एक्टिविटी जो आपके लिए फ़न है वो हम उसको इनक्रेज कर सकते हैं। इसके अलावा फिर यह कि आपकी नाइट टाइम रिचुअल मतलब सही तरह होनी चाहिए, यानी कि ये कि मिसाल के तौर पे आपको आपकी जो स्लीप उतनी डिस्टर्ब नहीं चाहिए, मतलब आपकी कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है ना वो हम डिस्करेज करते हैं। और फिर अगर दिन के टाइम कुछ एक्सरसाइज कर लें तो इससे आपकी रात तक की नींद अच्छी आ सकती है। इस तरह हम स्केड्यूल मेंटेन करने के लिए हम कैलेंडर का आप कह सकते हैं कैलेंडर मेंटेन करें। ठीक है। तो फिर इसके आपकी जो सारे जो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके हिसाब से हम आपका फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल लीगल इश्यूज़ के हिसाब से। थोड़ी अल्टरनेटिव मेडिसिन का बता दूं। अल्टरनेटिव मेडिसिन का कोई ख़ास रोल नहीं है। कुछ स्टडीज़ आए हैं जिसमें कि विटामिन ई का जो है थोड़ा वो हेल्पफुल है अल्जाइमर डिजीज़ के लिए, लेकिन कुछ इसके रिजल्ट मिक्स्ड आए हैं। लेकिन यह कि हाई डोज में विटामिन बी भी आपके लिए वो मतलब जो ना वो अच्छी नहीं होती। लेकिन यह कि जो फूड जिसमें विटामिन ई होता है जैसे नट्स वगैरह वो आपके लिए ठीक होते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर आपकी कुछ और टेक्निक्स जो आपकी थेरेपी जो है ना, ताकि आपकी जो एजिटेशन है या रिलैक्सेशन प्रमोट करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं लाइट किस्म की एक्सरसाइज, म्यूज़िक थेरेपी होगी, ठीक है, मसाज थेरेपी, अरोमा थेरेपी वगैरह। ठीक है। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो डिमेंशियाज के बारे में। एक जनरल मतलब मैंने आपको एक पिक्चर दिया है डिमेंशिया में क्या क्या हम करते हैं, क्या क्या हमारा रिकमेंडेशन है एज ए डॉक्टर। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस बारे में तो ज़रूर कमेंट्स में पोस्ट करें। और इस चैनल पर और भी बहुत वीडियो मौजूद हैं। अगर आपकी कोई घर में किसी फैमिली मेम्बर को ऐसी बीमारी लगी है जिसकी चैनल पे अभी तक वीडियो नहीं है तो ज़रूर मुझे लिखें और कमेंट्स में पोस्ट करें, और फिर जैसे ही मुझे टाइम मिले इंशाल्लाह उस टॉपिक के बारे में वीडियो अपलोड करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।